नमस्कार प्यारे बच्चों, तुम सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग बदलती हुई परिस्थितियों में मजबूरीवश इस मोड में अपनी क्लासेस को लेने के लिए फिर से बाध्य हुए हैं। चीज़ें कुछ ठीक होके बहुत बुरी तरीके से दोबारा प्रभावित हुई। हालात कई जगह बेकाबू होते हुए दिखे और एक बहुत ही कठिन समय अभी भी चल रहा है। बहुत से हमारे साथियों का, बहुत से हमारे दोस्तों को तरह तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा। उन सब के प्रति हम लोग अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं और इन सब के बीच में अपनी पढ़ाई, जो कि एक स्टूडेंट होने के नाते और मुझे एक टीचर होने के नाते जो मुख्य हमारा काम है, उस पे भी हम लोग वापस आ सकें, जान भी और जहान भी के मंत्र को आत्मसात करते हुए। तो उसी प्रयास में हम लोग फिर से अपनी कक्षाओं को ऑनलाइन ढंग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास हमारा है अभी पार्ट 3 का, जो एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स होंगे, जिनकी परीक्षा संभावित है अगले कुछ महीनों के अंदर। देखना होगा कैसी परिस्थितियां होती हैं। क्लास 12 की पूरी परीक्षा रद्द हो गई। इतिहास क्लास 12, क्लास 10th, CBSE, ICSE दोनों। साथ ही साथ बहुत सारे बोर्ड्स जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उनको भी रद्द होने की कगार पे है, क्योंकि CBSE और ICSE जब रद्द हो जाता है, प्रधानमंत्री स्वयं चेयर कर रहे थे उस मीटिंग को, तो बाकी सारे स्टेट्स फॉलो करते हैं उस गाइडलाइन को। बिहार इस मामले में लकी रहा कि काफ़ी पहले इसने परीक्षाएं करा ली और रिज़ल्ट इसका आ गया होली तक। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी पार्ट 1 पार्ट 2 को लेकर के संभावना है कि उनको प्रमोट किया जाए हालात को देखते हुए, लेकिन पार्ट 3 की परीक्षा आगे पीछे होगी, कुछ समय बाद हो या कैसे भी हो। अभी तक का जो माजरा है उसके हिसाब से आगे अगर कुछ बदलाव होता है, क्या रुख होता है कोरोना का, ये सारी बातें देखने वाली हैं, भविष्य के गर्त की हैं। उन पे अभी संभवतः कोई टिप्पणी पूरी भरोसे के साथ नहीं कर सकता। तो खैर, परीक्षा जो हो, एग्ज़ाम्स जैसे भी आए, लेकिन हमें अपना जो ज्ञान का अर्जन है वो करना है। मान करके चलना है कि जब भी परीक्षा हो या परीक्षा से भी इतर हमारा जो मुख्य कार्य है, चीज़ों को जानने का, समझने का, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करने का, उसको आत्मसात करके एक बेहतर समाज का और अपने आप में एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण का, उस पे हम लोग कायम रहें, उसका कार्य हम लोग कर सकें, ये हमारे जहन में हमेशा होना चाहिए। और उसी कड़ी में, उसी मोटिवेशन और उसी सोच के साथ मुझे पढ़ाना का कार्य मेरा है और आपको उन चीज़ों को ग्रहण करने का, पढ़ने का कार्य आपका है। तो जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसी डिस्कशन से मिलता जुलता, इसी डिस्कशन को साइकोलॉजिकल ढंग से लागू करने वाला चैप्टर आज मैंने उठाया है। पार्ट 3 में जो सोशल साइकोलॉजी का पेपर है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर सोशलाइजेशन, जिसको हिंदी में समाजीकरण कहते हैं। बहुत सुना हुआ शब्द है, हमेशा आप और हम कभी ना कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी ताने के रूप में, कैसा इसका परवरिश हुआ है, कैसा इसका समाजीकरण हुआ है। जब परवरिश की बात करते हैं तो मोटे तौर पे समाजीकरण को ही हम लोग की तरफ ही हमारा इशारा होता है। किसी की अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण, अच्छा स्टेटस को लेकर के बड़ा अच्छा उसका परवरिश हुआ है, या ऐसे ही जब विपरीत होता है तो परवरिश में कुछ कमी रह गई, उसके माहौल में कुछ कमी रह गई, उसके वातावरण में कुछ नकारात्मकता रह गई, ऐसी बातें हम लोग अमूमन करते हैं मोटे तौर पे। इस शब्द को डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस शब्द के साथ हमारा तालमेल है। अब इसी शब्द को और इसी चैप्टर को गहन रूप से, है ना, अच्छे से पूरा थियोरेटिकल ढंग से पढ़ना, समझना हमारा कार्य है, सोशलाइजेशन चैप्टर के तहत पढ़ना। ये जो चैप्टर है ये बड़ा मल्टीपल डोमेन्स के तहत आता है।
इसका मतलब ये है कि कई सारे जो हमारे अलग अलग ब्रांचेज हैं उन सब के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे सोशियोलॉजी में भी ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। सोशियोलॉजी का तो ताना बाना मुख्य रूप से अगर कहा जाए कि समाजीकरण चैप्टर संस्कृति समाज इन्हीं तीनों तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द हुआ है। हमारे सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है कि डायरेक्ट अभी इस चैप्टर में कि कैसे कैसे बाकी सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं इस चैप्टर के साथ, लेकिन इन जनरल सोशल साइकोलॉजी में खासकर ये चैप्टर जो है वो तो सामाजिक सोशियोलॉजी के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। आप जो चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं ये चैप्टर वहाँ भी उसी तरह से पढ़ना है। ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। इसके अलावा हिस्ट्री हो या सोशल साइंसेस के करीब करीब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजीकरण को थोड़ा कम गहन हो या ज़्यादा गहन रूप से पढ़ना सब है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में तो विशेष रूप से हमसे भी शायद ज़्यादा विस्तृत रूप से पढ़ना है। हमारे और बाकी लोगों के अप्रोच में थोड़ा डिफरेंट होगा पढ़ने के। समाजीकरण को सोशियोलॉजी वाले थ्योरेटिकल ढंग से कुछ चीज़ों के आधार पर पढ़ेंगे। हमारा साइकोलॉजिकल इनपुट, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल थियोरीज ऑफ लर्निंग जो हैं, साइकोलॉजिकल मोड्स ऑफ चीज़ों को समझने का जो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है जब साइकोलॉजी के तहत समाजीकरण को पढ़ते हैं। तो खैर ये अपना विषय नहीं है, लेकिन जानने के लिए ये है ज़रूरी बात कि समाजीकरण जो है बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है और हर जो महत्वपूर्ण विद्या है सोशल साइंसेस की उसमें ये आता है। और इन जनरल रूप से हर कोई, आप हम चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हों, साइंस के टीचर हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, कुछ के भी हों, सोशलाइजेशन से गुजरते हैं। जब हम इसके स्वरूप को समझेंगे तो पता चल जाएगा इससे तो कोई अछूता नहीं है। सोशलाइजेशन है तभी समाज है, तभी देश है, तभी संस्कृति है, तभी विश्व है। और इसका अच्छा और बुरा होना, इसका संतोषजनक या असंतोषजनक होना हमारे व्यक्तित्व को, हमारे अस्तित्व को बहुत बहुत गहरे ढंग से प्रभावित करता है। तो इन सारी बातों के बाद हम लोग अब आते हैं मौलिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि समाजीकरण वास्तव में क्या है। तो आज का जो क्लास है उसमें हमेशा पहला क्लास इम्पोर्टेंट होता है, मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पहले क्लास में ही आप उस टॉपिक के स्वरूप को, उसके नेचर को, उसके जो विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको जानते पढ़ते समझते हैं। और जब ये चीज़ हो जाता है तो बाकी जो भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं फिर बहुत आसान हो जाती है और इन्हीं का वो मैग्निफिकेशन होता है, इन्हीं का वो विस्तार होता है। तो बुनियादी चीज़ जो है, अल्फ़ाबेट अगर आप सीख गए बनाने तो फिर शब्द बनाना, शब्द से फिर वाक्य बनाना और वाक्य से स्पीच देना फिर बहुत अपेक्षाकृत सहज है। और अगर बुनियादी चीज़ ही नहीं पता है तो फिर तो बड़ी दिक्कत होगी। तो आज का जो हमारा ये क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन एज ए प्रोसेस एंड इट्स नेचर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो क्लास के माहौल में तो इंटरैक्टिव जब होता है तो हम तो हमेशा क्लास की शुरुआत में कुछ समय देते हैं कि भाई आप उस दौरान अपने मोटे अर्थों में ही समाजीकरण या सोशलाइजेशन या जो भी चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उसको लेके क्या समझते हो उसको एक एक करके बताना होता है। तो यहाँ डायरेक्ट तो अब हम लोग आपसे नहीं बता पाएंगे आप, लेकिन फिर भी मैं कुछ 1-1.5 मिनट समय दे रहा हूँ। इस दौरान आप चिंतन कीजिए कि आपके हिसाब से समाजीकरण क्या होगा। शब्द ये जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये वाक्य जिससे आप हमेशा आपका राब्ता पड़ता है, आगे पीछे आप इसका व्यवहार करते हैं, ये क्या होगा। अगर जितनी आपके आप पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, कुछ महीनों में ग्रेजुएट हो जाएंगे आप साइकोलॉजी ऑनर्स, तो इतनी क्षमता तो अभी भाई हमने तो मेहनत की है शुरू से आप लोगों के साथ। जिन बच्चों ने ग्रहण किया है उन्होंने काफ़ी अच्छा भी किया है, कई लोग पीछे भी छूटे हैं, बट इतनी तो चीज़ें, इतनी क्षमता इस स्टेज पे होनी चाहिए कि जब कोई चैप्टर के बारे में इस तरह से प्रश्न किया जाए तो आप अपने भर, हम नहीं कहते हैं कि बहुत आदर्श शब्द चयन होगा,
बहुत एक्यूरेट विन्यास होगा चीज़ों का, लेकिन मोटे तौर पे क्या होगा उसका एक रूपरेखा, आपके जैसे भी शब्द हो, जैसी भी आपकी भाषा हो, उसके हिसाब से मोटे तौर पे क्या होगा स्वरूप उसका, वही मेरी डिमांड है, उसका आपको चिंतन करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ इस दौरान। मेरी उम्मीद है कि आप सोचें ज़रा कि हाँ, आपके हिसाब से सोशलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन एज पर यू, बिल्कुल मोटे शब्दों में। हाँ, क्लास के बाद, इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड स्वरूप, स्टैंडर्ड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और एग्जैक्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन अभी मोटे तौर पे आप थोड़ा सोचें। चलिए, अब आपने जैसा भी सोचा, अब हम लोग उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और जो एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं, एस्टैब्लिश्ड परिभाषाएं हैं, एस्टैब्लिश्ड मान्य स्वरूप को लेकर के जो ज्ञान है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक उदाहरण से हम शुरू करेंगे कि एक बच्चा, एक नवजात शिशु किसी परिवार में जन्म लेता है और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नवजात शिशु के व्यवहार का, के आचरण का, के कोपिंग का, के समायोजन का जो पैटर्न है, क्या वो वही होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, या दोनों के बीच में कुछ विभेद है? जाहिर सी बात है, इस दोनों के बीच में बहुत व्यापक अंतर है, बहुत बहुत व्यापक। नवजात शिशु का व्यवहार, चिंतन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इमोशनल एक्सप्रेशन, कोपिंग विद द एनवायरनमेंट, और एक व्यक्ति जब मृत्यु की स्थिति में है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला उस समय, इन दोनों में बहुत बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये हुआ कैसे? ये जो बदलाव है ये हुआ कैसे? ये बदलाव का वाहक कौन बना? ये कैसे एसिमुलेट हुआ व्यक्ति में? तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि वो सारी प्रक्रिया जिससे एक व्यक्ति जो जन्म लिया और मृत्यु के समय जो उसमें रूपांतरण हुआ, जो परिवर्तन हुआ, उस बदलाव को, उस रूपांतरण को, जो प्रक्रिया माध्यम बनती है, जो प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है, उसको ही समाजीकरण कहा जा सकता है। यहाँ पे एक बात जो मोटे तौर पे मानी जाती है वो ये कि जब समाजीकरण की परिभाषाएं अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो उसमें जो मुख्य रूप से लोगों ने बोलना चाहा है कि वो ये समझते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो टैबुला रोसा होता है उसका मस्तिष्क, उसका चित्त, जिसका अर्थ पहले भी हम लोग चर्चा की, पर फिर भी आज एक बार करते हैं। होता है कि वो बिल्कुल खाली कपाट है, बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल सफ़ेद है, एक स्लेट की तरह है, और उस पर जैसे जैसे आपका परिवार, समाज, आपका माहौल, वातावरण, अलग अलग तरह का वातावरण लिखता जाता है, उस तरह से आपका निर्माण, आपके व्यक्तित्व का मॉड्यूलेशन होता चला जाता है। वैसे इस विचारधारा को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, बिल्कुल एकमतता नहीं है। हमारे साइकोलॉजी के कई जो घड़े हैं, कई जो स्कूल्स हैं, वो ये नहीं मानते हैं कि व्यक्ति जब जन्म लिया तो उसका मस्तिष्क कपाल टेबुला रोसा है। वहाँ माना जाता है कि वो कुछ ना कुछ अपने सेक्सुअल और साइको सोशल चीज़ों से प्रभावित होता है। अगर जुंग की फ़िलॉसफ़ी को देखें तो वहाँ तो है कि वो पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के साथ पैदा होता है। फ्राइड भी बात कर रहे हैं कि उसका चेतन मस्तिष्क कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के आता है। और अगर जुंग से भी गहन अपने भारतीय कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझें तो एक मेजर चंक जो है हमारे निर्माण का, वो पहले से निर्धारित होता है। तो खैर ये विषय अभी विवाद का हम लोग को नहीं उठाना है, लेकिन चाहे पहले से आप मेजर चंक को लेकर के आएँ,
या शून्य ही हो, लेकिन फिर भी ये बात सर्वमान्य है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके स्वरूप में बहुत भिन्नता होती है, उसके व्यवहार में, उसके संज्ञान के पैटर्न में, उसके इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये जो फ़र्क का वाहक है, जो फ़र्क का जो द्योतक है, उसी को कहीं ना कहीं समाजीकरण की संज्ञा दी जा सकती है। एक अगर हम लोग ऐसे देखें तो प्राणी जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसमें उसमें नए नए अनुभवों की प्राप्ति उसे होती है। इन अनुभवों के फलस्वरूप बच्चा सामाजिक परंपराओं, नियमों, रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करना सीख लेता है। समाज के नियमों को सीखने तथा उसके अनुसार व्यवहार करने की इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। मोटे तौर पे ये परिभाषा मानी जा सकती है। पर कुछ और महत्वपूर्ण सोशल साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट देखेंगे, आप ये चीज़ देखेंगे कि जब भी इस तरह के सोशल साइकोलॉजी के चैप्टर्स तो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लोग जो डायरेक्ट सोशल साइकोलॉजी से नहीं हैं, एंथ्रोपोलॉजी से हैं, पॉलिटिकल साइंस से भी हैं, हिस्ट्री से हैं, सोशियोलॉजी से हैं, उनकी भी परिभाषाएं, उनके भी कंट्रीब्यूशन, उनके भी कार्यों को हम लोग कोट करते हैं। तो 2-3 परिभाषाएं अगर हम लोग अच्छी आदर्श परिभाषाएं लें और उसका विश्लेषण करें तो हम लोग को इसका स्वरूप क्लियर हो जाएगा। तो हमने 2-3 परिभाषाओं को चुना है, हम चाहते हैं आपके साथ वो डिस्कस करें। एक परिभाषा है डी फ्लूअर, डी एंटोनियो एंड डी फ्लूअर। अब नाम है ये इटालियन प्रतीत हो रहा है। खैर जो भी हो, जिस भी प्रदेश से लोग ताल्लुक़ रखते, इनके अनुसार the process of socialization never ends. The first statement they made is that the process of socialization, ये भी एक है ये टॉपिक डिस्कशन का कि क्या सोशलाइजेशन जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है या कुछ समय तक। लेकिन खैर ये जो कहते हैं the process of socialization never ends. Socialization is a continuous process of adjustment to changing expectations and demands. समाजीकरण की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। समाजीकरण बदलती प्रत्याशाओं एवं मांगों के प्रति समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है। दूसरी एक परिभाषा देखते हैं, बड़ा ये प्रचलित नाम है एटकिंसन एंड हिलगार्ड का। इनके अनुसार सामाजिक वातावरण द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्तियों के गुणों एवं व्यवहारों को सुगठित करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण सामाजिक वातावरण से जो प्रभाव पड़ रहा है उसके आधार पर व्यक्ति के गुणों एवं व्यवहारों को सुगठित कॉन्क्रीट करने की एक प्रक्रिया है। एक और अच्छी परिभाषा लगती है मुझे देखने पे, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये दिया गया है किम्बल यंग नाम है। इनके अनुसार समाजीकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचय कराने, उसे समाज तथा उसके विभिन्न समूहों में एक सहभागी सदस्य, पार्टिसिपेंट मेंबर बनाने। सहभागी सदस्य मतलब उसका एक फंक्शनल मेंबर, उसका एक एक्टिव मेंबर बनाने तथा उस समाज के मानकों एवं मूल्यों को स्वीकार करने की प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। देखो मोटे तौर पे बात कही जा रही है, एक ही अलग अलग शब्द, अलग अलग थोड़ा सा फोकस को चेंज करके। तो इन सारी परिभाषाओं को हम लोग अगर सिंपल ढंग से समझें तो वो यही निकल के आएगा निष्कर्ष कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज जो है अपने मेंबर कौन हुआ, जिसका जन्म हुआ उस समाज में, उसको अपने परिपाटी के अनुसार, अपने एक नॉर्म के अनुसार, अपने एक मानक के अनुसार ढालने का प्रयास करता है। यहाँ प्रयास करता है, ढाल पाता है नहीं पाता है, कितना पाता नहीं पाता वो एक अलग विषय है, लेकिन वो प्रभावित करता है, वो अफेक्ट करता है अपने जैसा बनाने के लिए। तो ये इसके लिए वो अलग अलग मोड्स का, अलग अलग मीन्स का इस्तेमाल करता है। पर ये जो पूरा व्यक्ति को
समाज अपने अनुसार बनाने का, ताकि वो एक उसका आदर्श सदस्य बन सके, एक वेल एडजस्टेड यूनिट एंटिटी बन सके, उसको ही कहीं ना कहीं समाजीकरण कहा जाता है। अब इसमें कुछ लोगों ने फोकस डाला है सामाजिक वातावरण पर, कुछ लोगों ने सीखने पर, कुछ लोगों ने इंटरपर्सनल इंटरेक्शन पर, लेकिन मोटे तौर पर जो भी बात हो वो है यही कि समाज अपने अनुसार व्यक्ति को बनाना चाहता है, और ये बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, उसको ही समाजीकरण कहा जा सकता है। अब अगर आप इतना इस बात को समझ पा रहे हैं, इस बात के साथ एसोसिएट हो पा रहे हैं, तो अब हम जब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की विस्तार से चर्चा करेंगे तो और क्लियर होगा और आप इसको और अच्छे से समझ पाइएगा। अब एक एक करके हम लोग इन सारी परिभाषाओं से, या इसका जो डिस्कशन हम लोग अलग अलग विद्वानों ने किया है और हमने भी समझा है, सिर्फ विद्वानों ने कह दिया उससे नहीं मानना है। खासकर हम तो पढ़ाने और पढ़ने में कभी ये चीज़ नहीं मानते हैं कि बिल्कुल उसको समझ, जो कहा है उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव को लाया। आप हमेशा अपना एनालिसिस, अपने इंटरप्रिटेशन और अपने असिमिलेशन, ये तीन चीज़ें जो है ना, इसको एकदम हर परिभाषा, हर कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट करके रखिए, तभी वो चीज़ें आपकी अपनी होंगी और आपके जहन में उतरेंगी। खैर, तो इन सब को अगर हम लोग समझें और पॉइंट वाइज अगर डिस्कस करने की कोशिश करें कि भाई क्या है सोशलाइजेशन, तो ये कुछ 5-7 पॉइंट्स निकल के आएंगे जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि दिस इज़ अ मोड ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर इसको समझें तो ये कह सकते हैं कि ये जो है लर्निंग की, सीखने की एक प्रक्रिया है। आप देख ही रहे हैं, सारी परिभाषाओं में इस बात की चर्चा है कि ये सीखने की, समझने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि व्यक्ति जब पैदा हुआ वो कुछ चीज़ों को नहीं जान रहा है, जब उसकी मृत्यु हो रही है वो कई सारी चीज़ों को जान रहा है। तो ये नई चीज़ों को जानना, उसको रिलेटिवली परमानेंट रूप से अपने सिस्टम में अडॉप्ट करना, ये क्या कहलाता है? दिस इज़ व्हाट लर्निंग इज़ कॉल्ड, दिस इज़ हाउ लर्निंग इज़ डिफाइंड। तो समाजीकरण का एक बड़ा मुख्य घटक, एक बड़ा मुख्य पक्ष जो है वो है कि ये सीखने की प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत बहुत गहराई से निहित है। अब जैसे ही मैंने सीखना बोला, सीखना चैप्टर हम लोग पार्ट 1 से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से, थोड़ा मुश्किल चैप्टर भी है, बहुत सारी थियरीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं। तो जैसे ही सीखना बोला हमने, तो सीखने से क्या अभिप्राय है? अब 3 चीज़ें आएंगी सीखने की, 3 प्रक्रियाएं मुख्य हैं सीखने की। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अगर सोशल साइकोलॉजी के ढंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण माने, और साथ ही साथ एक इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी है। तो अगर इनसाइट थ्योरी को भी हम लोग ऐड करते हैं तो 4 हो जाएंगी। तो अगर समाजीकरण सीखना है, सीखने की एक प्रक्रिया है, तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये 4 थियरीज से, ये 4 प्रकार से घटित होती है, या तो क्लासिकल कंडीशनिंग मोड से, या ऑपरेंट कंडीशनिंग मोड से, इंसाइट बेस्ड लर्निंग से, या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से। क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव साहब का, ऑपरेंट कंडीशनिंग के मुख्य नाम स्किनर साहब, और भी लोग हैं उसमें। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बंडूरा साहब। इंसाइट लर्निंग गेस्टाल्ट स्कूल, कोलरकॉफ का, जर्मनी का जो स्कूल है वहाँ से ये ताल्लुक़ रखता है। तो इन सारे मोड्स ऑफ लर्निंग के द्वारा उद्देश्य यही होता है कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, कुछ वांछित चीज़ों को चाहती है कि आपको सिखाया जाए। देखिए, यहाँ पे सोसाइटी सिखाने वाले रोल में है, आप सीखने की भूमिका में है। तो समाजीकरण के संदर्भ में जब बात होगी तो हमेशा सोसाइटी ये चाहती है कि अपने जो सेट वैल्यूज़, अपने जो सेट पैरामीटर्स, वैल्यूज़, मान, मूल्य तंत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके, एटीट्यूड, प्रिजुडिस, मनोवृत्ति वाले चैप्टर में। तो
इन सारे पैटर्न्स को, इन सारे स्टैब्लिश्ड क्राइटेरियाज को ही अपने सदस्यों के बीच में डिसिपेट किया जाए। अभी डिसिपेट करने का माध्यम चाहे तो क्लासिकल कंडीशनिंग के मार्फत हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग के, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के, या इनसाइट लर्निंग के मार्फत हो, लेकिन उद्देश्य क्या है? आपका शिक्षण करना, अपने सदस्य का जो समाज में जन्म लिया है उसका शिक्षण करना, उसका प्रशिक्षण करना, उसको शिक्षित प्रशिक्षित करके समाज के, ध्यान से समझिए ना, मैं बहुत सारगर्भित रूप से बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट कोशिश करते एग्जैक्ट शब्द का चयन करते हुए, इसलिए शब्दों पे ध्यान रखना है। इस चयन का सॉरी इस चयन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस चयन के मार्फत समाज जो अपना स्टैब्लिश्ड मान तंत्र है, मूल्य तंत्र है, स्टैब्लिश्ड जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन सारे पैरामीटर्स, उन सारे गुणों, उन सारे लक्षणों को अपने सदस्यों को सिखाना चाहता है। तो द मेन थिंग इज दैट कि इससे हमको सोशलाइजेशन के फीचर्स के बारे में जब हम लोग बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो सोशलाइजेशन के बारे में निकल के आता है कि ये एक सीखना इसका एक बहुत प्रमुख घटक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया हो रही है और अलग अलग माध्यम से हो रही है। अब मान लो आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है इस पॉइंट पे, तो आप चारों जो हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, इनके सारे चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करके लिख सकते हो। अभी हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम सारों थ्योरीज को पढ़ा चुके हैं, पहले बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो इन सारी मोड से कैसे हमारा शिक्षण होता है, कई चीज़ें हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग से सीखते हैं, कई चीज़ें हम लोग पनिशमेंट और इन्फोर्समेंट से सीखते हैं, कई चीज़ें हम लोग रोल मॉडलिंग करके सीखते हैं, और कई चीज़ें हम लोग इनसाइट डेवलप करके सीखते हैं। सारी चीज़ें तो भाई ये सबसे लंबा चैप्टर था लर्निंग, और सबसे ज़्यादा तवज्जो दे के मेहनत करके हमने पढ़ाया भी, आपने पढ़ा भी। तो उन सारी चीज़ों को कैसे कैसे सीखना होता है, क्या क्या उनका एक्सपेरिमेंट था, इसको बना करके लिखा जा सकता है। पर सोशलाइजेशन के ढंग से महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशलाइजेशन का एक सबसे प्रमुख घटक है कि वो सीखना है। सीखना के इर्द गिर्द ही सोशलाइजेशन की प्रक्रिया संचालित होती है, इसका निर्माण होता है। अब सीखना ये 4 तरह तक हो गए। अब जो दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा एक ही सीक्वेंस में बोलना शुरू करेंगे तो मुझे अंदाज है कि वो कितना आपके अंदर जाएगा और कितना फिर बाउंस होना शुरू होगा। तो अभी सोशलाइजेशन का परिभाषा, मुख्य रूप से उसका डिस्कशन, उसका नेचर, और एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया जो है शिक्षण। टाइप सोशलाइजेशन का एक प्रमुख घटक सीखना है। इस इतने चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, और सीखने के तहत 4 तरीके के सीखना, और चारों तरीके के सीखना कैसे अलग अलग ढंग से हम लोग उन चारों मोड से सीखते हैं, इन चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। आगे का जो डिस्कशन होगा उसमें और जो अगले कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, 1 2 3 4 5 और कैरेक्टरिस्टिक्स मुख्य दिख रहे हैं, उन 5 को कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में वाइंड अप करें, ताकि पूरा जो स्वरूप है, पूरी जो इसकी नेचर है, उसका क्लियर कट पिक्चर हम लोग के सामने आ सके। तो विद दिस अब हमारा एक टास्क है आप लोगों के लिए कि भाई आप ये जो चारों तरीका है शिक्षण का, वो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे उसका आंसर मांगेंगे। ये चारों तरीका जो है सीखने का, इन चारों तरीकों से सोशलाइजेशन के अलग अलग जो हमारा शिक्षण होता है वो एक व्यक्ति का कैसे होता है, एक एग्जाम्पल आपको कोट करना है इन चारों तरीकों से। क्लासिकल कंडीशन से कैसे सोशलाइजेशन होता है, ऑपरेंट से, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से कैसे होता है, और इनसाइट लर्निंग से। ये आपका एक असाइनमेंट है अभी तक के डिस्कशन के आधार पर। सो विद दिस पहले क्लास इस चैप्टर का हम लोग वाइंड अप करते हैं, और अगले क्लास में फिर हम लोग आगे के डिस्कशन को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।